सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग चैप्टर का जो बाकी का टॉपिक्स है वो हम आज देखने वाले हैं। अब आज का जो टॉपिक है वो एक कंटिन्यूएशन टॉपिक है जो कि बेसिकली कल ही हो जाना चाहिए था, लेकिन कल ये हो नहीं पाया क्योंकि मेरे पास कल ये नोट्स एकदम रेडी थे नहीं। ठीक है, हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जिसका जो सिलेबस है वो कुछ इस टाइप से है कि हमें मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, रोल एंड क्रिटिसिजम्स, हमें ये चीज़ें देखनी है। तो ये चीज़ें जो हैं वो इस चैप्टर के बेसिक्स हैं। बट मैंने आपको जैसा कि बताया कि मेरे पास इसमें से जो क्रिटिसिज्म का जो पोर्शन है उसका नोट्स मेरे पास कल अवेलेबल था नहीं, तो इसीलिए मैंने कल इसे नहीं कर पाया था। तो आज हम सबसे पहले क्रिटिसिज्म कर लेते हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के क्रिटिसिज्म क्या क्या होते हैं, एंड उसके बाद जो ये जो फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है हम इसे देखने वाले हैं। एंड ये जो फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है ये एक काफ़ी लंबा चैप्टर है, मतलब काफ़ी लंबा पोर्शन है, तो इसमें हो सकता है कि आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा लंबा हो जाए। ठीक है, सो उस पर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि थोड़ा सा टाइम निकाल के आज का लेक्चर देख लीजिएगा। बट हम सबसे पहले जो आज हम शुरू करने वाले हैं वो है क्रिटिसिज्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का डिसएडवांटेजेस क्या है, क्यों नहीं इन सब चीज़ों में लोग आना चाहते हैं, क्यों ये सब बनाना ठीक है नहीं, तो वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो क्रिटिसिज्म का मतलब सिंपली है कि इसका आलोचना क्या क्या है, कौन कौन सी पॉइंट है जो कि इसे अच्छा नहीं बनाती है, क्यों हमें ये सब चीज़ें में आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का वो ये है कि पॉलिटिकल इंटरफियरेंस, मतलब जो पार्टी उस टाइम राज कर रही होती है किसी स्टेट में या फिर किसी गवर्नमेंट में, मतलब जो भी गवर्नमेंट होती है वो लोग क्या करते हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का जो नॉर्मल वर्किंग होता है वो लोग उसमें इंटरफियर करते हैं। एंड इसी वजह से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है वो उतने ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता है। Public corporations are a state enterprise, though autonomy in functioning is said to be one of the strong points of public corporation. The reality is otherwise. They suffer from continued political interference and have to act according to the wishes of the political masters. For example, even after the steep increase in oil prices in global markets, ONGC is not able to increase its prices in the domestic markets because of political interference. तो यही यहाँ का मेन पॉइंट है कि पॉलिटिकल इंटरफियरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऑल्दो अगर बात करें तो सरकार, मतलब सरकार के अंदर में इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं इनको कानूनी तरीके से पूरी आज़ादी दी जाती है, दे हैव फुल फ्रीडम टू वर्क। बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो कि उस टाइम राज कर रही होती है वो लोग इन सब के वर्किंग के ऊपर में बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालते हैं। दे अफेक्ट देयर वर्किंग इन अ वेरी नेगेटिव मैनर। इसका एक एग्जांपल ये है कि जब अभी आपने सुना होगा कि अतीक अहमद नाम के एक आदमी को मारा गया है। ठीक है, अब इसका क्या था कि जब ये पॉलिटिकल पावर में था, सो हिज मेन एम वॉज टू डू, वो चोरी करके पैसा अर्न करता था। तो पहले इसका जो अर्निंग था वो कोयला चोरी करके होता था, एंड बाद में इसने क्या किया कि सरकारी के अंदर में भ्रष्टाचार के तरीके से इसने पैसा चोरी करने का कोशिश किया। तो अब इसके लिए ये क्या करता था कि रेलवे के जो पार्ट होते हैं, जो ट्रेन के पहिए होते हैं, ट्रेन के जो कोचेस होते हैं, तो उनको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ये ज़बरदस्ती अपने लोगों को दे दिया करता था। मतलब अतीक अहमद का जो दोस्त था वो लोग बेसिकली कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे, तो इन बिजनेसमैन को बिना सोचे समझे ये देखे कि इन लोगों के अंदर में कैपेबिलिटी है कि नहीं है, इन लोगों की वजह से ही इन लोगों को बिना कुछ कैपेबिलिटी देखे ही रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता था। तो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से ही हो पाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी उस टाइम राज कर रही होती है वही पॉलिटिकल पार्टी आ करके इन सबको
इंटरफेयर करती है, इन सबको ठीक से काम नहीं करने देती है। अभी आपने एक और भी चीज़ें सुना होगा कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस के घर पे सीबीआई, ईडी इन सब की रेड हो रही है। तो इन सब के ऊपर में भी ये आरोप लगाया जाता है कि सीबीआई और ईडी जो है, ऑल्दो ये लोग पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट हैं अपने काम करने के लिए, लेकिन इन लोगों के ऊपर में पॉलिटिकल पार्टीज़ का प्रेशर रहता है। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इन लोगों को स्पेशली इन सब के कामों में इंटरफेयर करती है। ये लोग अपने हिसाब से कम और पॉलिटिकल पार्टीज़ के हिसाब से ज़्यादा काम करते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इसी की वजह से ये जो पार्टीज़ हैं वो मतलब ये जो बिजनेसेस होते हैं ये कभी ठीक से फ्लरिश नहीं कर पाते हैं। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी आपने सुना होगा कि इंडिया में हुगली नदी यानी कि गंगा नदी के नीचे से मेट्रो गई है, ठीक है। अब ये बनकर इस साल रेडी हुआ है, लेकिन अगर मैं इसे कहूँ तो ये तब अनाउंस हुआ था जब ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर थी। मतलब मान के चलिए तो करीब 10-15 साल पहले इसका अनाउंसमेंट हो गया था, लेकिन इसको बनने में इतने साल लग गए। तो इसका रीज़न क्या है? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो राजनीति जो इन लोगों के ऊपर में पॉलिटिक्स खेलती है वो एक बहुत ख़राब चीज़ होता है इसके लिए, ठीक है। फिर इसके बाद है मिस यूज़ ऑफ पावर। इट एन्जॉयज इम्यूनिटी फ्रॉम पार्लियामेंट्री इंक्वायरी इन इट्स डे टू डे functioning. Such immunity might induce some officials to misuse their power and indulge in corrupt practices. It takes considerable amount of time and effort to unearth corrupt acts and the corporation loses valuable resources. अब इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बाहर से पॉलिटिकल प्रेशर तो है ही, लेकिन अंदर ही अंदर करप्शन भी बहुत ज़्यादा इसमें हो जाता है। जो कि आप देखते होंगे कोयला घोटाला होता है, कोयला घोटाला, फिर उसके बाद 2G घोटाला, दारू में घोटाला। तो ये सब कैसे हो पाता है? क्योंकि इन सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में जो ऊपर के लोग हैं वो लोग इतना ज़्यादा अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं कि वो लोग कोई गलत काम करने से पहले भी एक बार नहीं सोचते हैं। दे डोंट इवन थिंक बिफोर डूइंग एनी रॉन्ग एक्ट। तो इसकी वजह से इन सब में करप्शन बहुत ज़्यादा होता है। एंड ये सरकारी कंपनीज के केस में ही हम देखते हैं कि करप्शन इतना ज़्यादा होता है। अब प्राइवेट में इतना ज़्यादा मतलब लगभग में ना के बराबर करप्शन होता है, लेकिन जो सरकारी कंपनीज होती हैं उनमें भर भर के करप्शन रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फाइनेंशियल बर्डन। व्हेन अ पब्लिक कॉर्पोरेशन इनकर्स लॉसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडीज टू मेक गुड द लॉस। सच प्रोविजन ऑफ सब्सिडीज ऑन अ रेगुलर बेसिस प्लेसेस अ ग्रेट स्ट्रेन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंसेस, मोर सो इन द केस ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया। अब देखिए एक बात हम जानते हैं कि भाई अगर SBI में पैसा लगा देते हैं तो वो पैसा कभी डूबने वाला है नहीं। एंड ये बात सच है कि SBI में अगर आप पैसा रखते हैं तो अगर आपके पैसे को कुछ होता भी है तो आपको वो पैसा वापस मिल जाता है। इवन दो बाकी के जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं वो बैंकरप्ट हो जाते हैं, तो उनमें अगर आप पैसा रखते हैं एंड वो बैंक अगर बैंकरप्ट हो गया तो आपको पैसा वापस मिलने का कोई चांस नहीं है। लेकिन सरकारी बैंक्स के केस में आपको अपना पैसा वापस मिल ही जाएगा। तो क्या इसका मतलब क्या है कि सरकारी बैंक्स क्या कुछ स्पेशल हैं? क्या सरकारी बैंक्स बैंकरप्ट नहीं होते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। सरकारी बैंक्स भी बैंकरप्ट होते हैं, सरकारी बैंक्स को भी लॉस झेलना पड़ता है, लेकिन ये जो लॉस ये लोग झेलते हैं इन लोगों का लॉस बहुत जल्दी बढ़ जाता है। मतलब क्योंकि इन सभी बिजनेसेस को सरकार चला रही होती है, तो इसकी वजह से अगर कोई भी लॉस इसमें होता है तो सरकार अपने खजाने से पैसे ले करके इसमें दे देती है। तो ऑल्दो अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक तरीके से अच्छा ही है कि जो लोग इसमें पैसा जमा करके रखते हैं उनका पैसा कभी डूबेगा नहीं। लेकिन एक हाथ से पैसा अगर जा रहा है, एक हाथ से पैसा अगर आ रहा है तो दूसरे हाथ से पैसा जा भी रहा है। एंड यही रीज़न है कि जो फाइनेंशियल बर्डन होता है इन सब कंपनीज की वजह से वो गवर्नमेंट पे हमेशा ही बढ़ता रहता है। गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज अंडर बर्डन बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। अगर SBI में लॉस हुआ तो वो लॉस ऑल्दो सरकार उसका पैसा दे देती है, लेकिन एक ना एक तरीके से पैसा तो नुकसान हुआ ही ना। सरकार का जो पैसा जो कि दूसरे काम में हो सकता था यूज़, वो अब SBI का लॉस भरने में इस्तेमाल हो रहा है।
फिर इसके बाद है कंज्यूमर इंटरेस्ट इग्नोर्ड, मनी पब्लिक कॉर्पोरेशंस ऑपरेट एज मोनोपोलीज, एब्सेंस ऑफ कंपटीशन लीड्स टू लेथर्जिक functioning, reduced focus on efficiency improvements and innovation and poor customer service with the result that consumer interest are ignored। अब आपने बहुत देखा होगा कि एसबीआई में आप जाइए तो वो लोग बोलते हैं कि लंच के बाद, मतलब कोई भी आप काम वहाँ पे करवाने जाइए आपका काम ठीक से होगा नहीं। एंड ये सिर्फ एसबीआई का ही नहीं है, आप किसी भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए, आपको वहाँ पे छोटा से छोटा काम अगर आपको करवाना होगा तो आपको घंटों लाइन में खड़ा रहना होता है। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें इन सब ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजियस बना देते हैं। आप अगर रेलवे में कभी टिकट हटाने जाएंगे तो अगर 7 काउंटर होगा तो 7 काउंटर में से सिर्फ 3 काउंटर ही होगा जो कि ठीक से काम कर रहा होगा, 4 काउंटर बंद रहा होगा। तो इससे क्या हो रहा है, इससे नुकसान हो रहा है, कंज्यूमर का इंटरेस्ट जो है वो इग्नोर हो रहा है। 7 काउंटर इसलिए दिए गए हैं ताकि एकदम से ज़्यादा लोगों को कम से कम टाइम में टिकट दिया जा सके, लेकिन अगर सिर्फ 3 काउंटर को ही इस्तेमाल किया जाता है तो फिर तो बहुत बड़ा बात है। तो दिस इज़ द रीज़न कि कंज्यूमर इंटरेस्ट मतलब लोगों का क्या है, द नीड्स ऑफ द पीपल दैट इज़ इग्नोर्ड। लोगों की भलाई के लिए क्या हो सकता है वो यहाँ पे सोचा नहीं जाता है, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस थे कि पहला कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है, फिर ये लोग के अंदर में करप्शन और भी जो करप्ट प्रैक्टिसेस होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। एंड ये लोग को अगर लॉस होता है तो वो जो लॉस है वो देश का जो भी इनकम होता है वो इनकम के ऊपर में बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। एंड लास्ट तो हम रिलेट कर ही सकते हैं कि ये जो होते हैं इन सभी की वजह से ही हम लोगों का जो देश का जो कस्टमर सर्विस है इन सब के केसेस में वो बहुत ख़राब हो जाता है। कस्टमर सर्विस इज़ वेरी डिग्रेडेड क्वालिटी इन दीज केसेस, ठीक है। तो ये था क्रिटिसिज्म। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि है टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या होता है ये तो हम जानते हैं कि बेसिकली ये कोई सरकारी कंपनी होती है। दिस इज बेसिकली अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बट इसके साथ साथ हमें ये भी जानना होगा कि ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं ये होते तो सरकारी कंपनी ही हैं, लेकिन ये 3 टाइप्स के होते हैं। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। तो उसमें से जो सबसे पहला वाला हमारा है वो है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। जस्ट अ सेकेंड। उसमें से सबसे पहला वाला है हमारा वो है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, एंड लास्ट जो हमारा आता है वो है गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। तो हमारे 3 टाइप के PSUs होते हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। बेसिकली सभी सरकारी कंपनी ही है लेकिन सब में थोड़ा बहुत फर्क होता है, ठीक है। तो ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनी ये होते क्या हैं। तो देखिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होता है उसका मतलब होता है कि आप जानते होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके अंदर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स या फिर मिनिस्ट्रीज आते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ थर्मल एनर्जी। तो ये मिनिस्ट्रीज होते हैं, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में। अब इन्हीं डिपार्टमेंट्स के अंदर में कुछ कंपनीज को बनाया जाता है एंड उसे ही हम लोग कहते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। मतलब जो जॉइंट स्टॉक कंपनी किसी डिपार्टमेंट के बनने की वजह से बनी है उसे हम लोग डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे बात करूँ इंडियन रेलवेज, अब इंडियन रेलवेज जो है वो एक सरकारी कंपनी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा स्पेसिफिक जो हमें बोलना होगा वो ये है कि जो हमारी इंडियन रेलवेज है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेलवेज, और अगर कहा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, उसके अंदर में इंडियन रेलवेज को बनाया गया है। तो इंडियन रेलवेज एक सरकारी कंपनी है ये तो सही है, लेकिन ये
पूरे तरीके से अगर कहा जाए तो इंडियन रेलवेज एक सरकारी कंपनी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेलवेज या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर में काम करती है। तो जो कंपनी किसी डिपार्टमेंट या फिर किसी मिनिस्ट्री के अंदर में बनाया जाता है उसे हम लोग डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहते हैं। ठीक है, अब होता है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस। अब स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहली बात, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कानूनी, मतलब किसी पर्टिकुलर कानून को बनाया गया था एंड उस कानून की वजह से इस कंपनी को बनाया जा रहा है। A statute was passed and because of that statute a company is being made। तो इसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। अब इसका एग्जांपल क्या है? आरबीआई। अब देखिए आरबीआई जो है वो एक सरकारी कंपनी ही है, लेकिन आरबीआई को जो है वो कोई डिपार्टमेंट के अंदर में नहीं आता है। ठीक है, आरबीआई डज नॉट कम अंडर एनी डिपार्टमेंट। तो इसको हम लोग डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग नहीं बोल सकते हैं, इसे हमें बोलना होगा स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, क्योंकि आरबीआई एक्ट जो है इसे बनाया गया था एंड इसी की वजह से आज आरबीआई है। फिर आपने सुना होगा एक का नाम है सेबी, स्टॉक सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये जो है ये भी एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस है, क्योंकि एक स्टैट्यूट बनाया गया था जिसका नाम था सेबी एक्ट एंड इस सेबी एक्ट की वजह से ही इस स्टैट्यूट को, इस सेबी को बनाया गया था। तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस का मतलब क्या होता है कि जब कोई पर्टिकुलर कानून बनाया जाता है एंड उस कानून के अंदर में एक कंपनी को बनाया जाता है तो उस कंपनी को हम लोग स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से गवर्नमेंट कंपनीज की अगर बात करें तो ये ना ही डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स एंड ना ही स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, मतलब जो ना ही डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है और ना ही स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस है वो गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर में आ जाता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल होगा एसबीआई। एसबीआई एक सरकारी कंपनी है एंड वो कोई डिपार्टमेंट के अंदर में भी नहीं आती है एंड ना ही उसे किसी स्टेट के स्टैट्यूटरी के थ्रू बनाया गया है। फिर अगर बात करें अमूल के बारे में तो यस, अमूल भी एक, मतलब ये पूरे तरीके से सरकारी है नहीं बट इसे भी हम लोग सरकारी ही कह सकते हैं। तो अमूल, एसबीआई, ये सब जो है ये सब गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में आते हैं। तो अगर पीएसयू के बारे में बात किया जाए तो पीएसयू का मतलब तो सिंपल लैंग्वेज में सरकारी कंपनी ही होता है, मतलब जिसका पूरा जो ओनरशिप है, कंट्रोल है, वो सरकार के अंदर में ही रहता है। अब ये तीन तरीके के होते हैं। एक होते हैं डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स, मतलब सरकार के किसी डिपार्टमेंट के अंदर में इनको बनाया जाता है एंड ये लोग उसी के अंदर में काम करते हैं। फिर इसके बाद होता है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, मतलब कोई पर्टिकुलर स्टैट्यूट बनाया जाता है, कोई कानून बनाया जाता है एंड उस कानून के अंतर्गत ये कंपनीज आती हैं। एंड गवर्नमेंट कंपनीज मतलब इनके लिए ना कोई डिपार्टमेंट है एंड ना ही कोई स्टैट्यूट है, ये लोग ऐसे ही सरकार ने इन सभी को बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इन तीनों के बारे में ही पढ़ने वाले हैं डिटेल्स में। तो आज मैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को पढ़ाऊंगा एंड कोशिश करूंगा कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस अगर आज हो सकता है तो आज कर लिया जाए, बाकी गवर्नमेंट कंपनी जो है वो कल के लेक्चर में होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है। तो देखिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एग्जाम ये है, अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज विच इज रन एज अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अंडर द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री कंसर्न। जो कि मैंने आपको बताया कि किसी मिनिस्ट्री, किसी डिपार्टमेंट के अंडर में ये लोग आते हैं, उसी का एक पोर्शन होता है, उसी का एक पार्ट होता है ये, एंड ये टोटली उसी मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं। दे कम अंडर दैट मिनिस्ट्री ओनली। जैसे इसका एग्जांपल है द इंडियन पोस्ट, ये किसके अंदर में आता है? ये शायद मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंदर में इंडियन पोस्ट आता है। फिर ऑल इंडिया रेडियो, ये भी उसी के अंदर में आता है। फिर है द दूरदर्शन, ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंदर में ही आता है। फिर इंडियन रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। डिफेंस के बारे में अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एटॉमिक एनर्जी, तो इसका भी एक मिनिस्ट्री है। तो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जो सरकारी
कंपनी किसी सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर में आती है उसे हम लोग डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, इंडियन पोस्ट, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ कोई मिनिस्ट्री है, मुझे भी ठीक से याद नहीं है, तो उसी के अंदर में ये आती है। ऑल इंडिया रेडियो भी उसी के अंदर में है, दूरदर्शन भी उसी के अंदर में है। इंडियन रेलवेज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर में आती है, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में, एंड एटॉमिक एनर्जी जो है वो एटॉमिक एनर्जी का एक डिपार्टमेंट है उसके अंदर में आती है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होता है ये हमें समझ में आ गया है। फिर इसके बाद हमें देखना है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का फीचर्स क्या क्या होता है। तो सबसे पहला फीचर है दीज फॉर्म अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड आर एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से इनका लेना देना होता है, जैसे इंडियन रेलवेज का लेना देना है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज से। ठीक है, फिर कंट्रोल अगर बोले तो दीज आर कंसिडर्ड एज अ मेजर सब डिवीजन ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट एंड आर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्टर। अब जो उस मिनिस्ट्री का हेड होता है उसी के अंदर में ये लोग आते हैं। जैसे इंडियन रेलवेज जो है वो इंडियन जो रेलवे मिनिस्टर है, मुझे अभी उनका ठीक से नाम नहीं याद है, तो उसके अंदर में, तो उनके अंदर में इंडियन रेलवेज पूरे तरीके से आती है। तो जो उस मिनिस्ट्री का हेड यानी कि जो मिनिस्टर रहता है उसके अंदर में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आती है। फिर अपॉइंटमेंट्स, सो दीज अंडरटेकिंग्स आर act through government officers. Their employees are appointed through Union Public Service Commission and Staff Selection Board. आपने एक सुना होगा जिसका नाम है यूपीएससी, एंड एक आपने सुना होगा जिसे हम लोग कहते हैं एसएससी। ठीक है, अब ये यूपीएससी क्या है, ये एसएससी क्या है, तो देखिए ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं ये क्योंकि एक सरकारी कंपनी है तो इसमें अगर आपको काम करना है तो इनमें कौन लोग काम करेंगे कौन लोग काम नहीं करेंगे, इनको दो तरीकों से तय, मतलब इनको तय करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है। ठीक है, इनको जो है टू मैनेज दिस एक तरीके की बॉडी बनाई गई है, एंड उसे हम लोग कहते हैं, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी कंपनी में नौकरी पाना चाहते हैं तो उसका अपॉइंटमेंट यूपीएससी के थ्रू होता है, एंड अगर आपको स्टेट में पाना है, जैसे अगर आपको वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के किसी कंपनी में काम करना है तो वो एसएससी के थ्रू होता है। तो यूपीएससी जो है वो सेंट्रल लेवल पे है एंड एसएससी जो है वो स्टेट लेवल पे है। ठीक है, सो दीज अंडरटेकिंग्स एक्ट थ्रू गवर्नमेंट ऑफिसर्स, देयर एम्प्लॉयज आर अपॉइंटेड थ्रू यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। मतलब ये दो वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके थ्रू इनमें लोगों को अपॉइंट किया जाता है। फिर अगर बात करें मैनेजमेंट के बारे में तो दीज आर मैनेज्ड बाय आईएएस ऑफिसर्स एंड सिविल सर्वेंट्स। मतलब बेसिकली जो लोग इसमें काम करते हैं उन्हें हम लोग सिविल सर्वेंट्स कहते हैं एंड वही लोग इसको चलाते हैं। ठीक है, अब आईएएस जो है वो बेसिकली एक दूसरे तरीके में बोला गया है। आपको बस इतना याद रखना कि सिविल सर्वेंट होते हैं, मतलब जो लोग इसमें अपॉइंट हो करके आए हैं वही लोग इसका मैनेजमेंट भी संभालते हैं। ठीक है, फिर अगर बात करें ऑडिट का, तो ऑडिट का मतलब क्या होता है, ये चेक करना कि ये जो कंपनी है ये ठीक से काम कर भी रही है या नहीं, इज दिस कंपनी वर्किंग गुड और बैड, तो उससे ही चेक करना कहा जाता है ऑडिट। अब ये ऑडिट कौन करता है, तो ये ऑडिट जो होता है वो होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सभी कंपनीज का ऑडिट करती है, इन सभी कंपनीज में जो काम है वो ठीक से हुआ है कि नहीं, ये देखने का काम सीएजी का है। ठीक है, फिर अगर फाइनेंस के बारे में बात करें तो इनका जो फाइनेंस है वो सरकारी खजाने से आता है। सरकार के पास एक फंड रहता है एंड वहाँ से इन सब में पैसा दिया जाता है। फिर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी की बात की जाए तो दीज डू नॉट हैव एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, देयर इज लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। मतलब इनको पूरी तरीके से आज़ादी नहीं रहती है। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं वो बेसिकली एक डिपार्टमेंट का ही हिस्सा है, इंडियन रेलवेज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का ही एक हिस्सा है। तो इसमें हम पूरे तरीके से इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, मतलब खुले तरीके से आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पे थोड़ा सा उसके अंदर में जो रेगुलेशंस आते हैं इंडियन रेलवेज को, उसी के अंदर में काम करना पड़ता है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को पूरे
तरीके से फ्रीडम नहीं होता है कि आपको जैसा मन हो रहा है आप वैसे काम कीजिए। थोड़ा सा जो ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आता है। एंड अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो जिस मिनिस्ट्री से ये लोग आते हैं उसी मिनिस्ट्री को ये लोग अकाउंटेबल होते हैं। मतलब हम जो भी काम करेंगे वो सारा काम का जो जिम्मेदारी या फिर वो सारा काम किसके पास जाएगा, तो जिस मिनिस्ट्री के अंदर में वो हैं उसके पास जाएगा। इंडियन रेलवे जो काम करती है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए अकाउंटेबल होता है। ठीक है, अब इसका मेरिट्स क्या है, इसका डीमेरिट्स क्या है वो हमें देखना होगा। तो अगर मेरिट्स की बात करें तो इसका जो पहला मेरिट है वो है इजी फॉर्मेशन। दीज आर इस्टेब्लिश जस्ट बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब इसके लिए बेसिक कुछ खास करना नहीं होता है क्योंकि ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं। मतलब सरकार के ही किसी ऑर्गेनाइजेशन, सरकार के ही किसी बॉडी के अंदर में ये लोग काम करते हैं। तो इनको बनाने के लिए हमें स्पेशली कुछ अलग से करने की ज़रूरत होती नहीं है। जैसे ही वो मिनिस्ट्री इस्टेब्लिश हो जाता है तो उसी मिनिस्ट्री के एक ऑर्डर पे ये जो पब्लिक सेक्टर में जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं वो इस्टेब्लिश हो जाते हैं। ठीक है, फिर अगर बात करें इफेक्टिव कंट्रोल की, सो पार्लियामेंट कैन एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर देम एज द कंट्रोल इज सेंट्रलाइज्ड इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। अब ये बात देखिए, क्योंकि ये सरकार का ही एक हिस्सा है, सरकार के एक डिपार्टमेंट का हिस्सा मतलब सरकार का हिस्सा। तो क्योंकि ये सरकार का ही हिस्सा है तो पार्लियामेंट के तो जो पार्लियामेंट होता है उसका कंट्रोल रहता है इन सब के ऊपर में। द पार्लियामेंट हैज़ कंट्रोल ओवर देम। इंडियन रेलवेज में क्या होगा, ये पार्लियामेंट कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, फिर अगर बात करें सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, तो देखिए ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं, ये जितना भी अर्निंग इसमें होता है वो सारा का सारा अर्निंग जो है वो जाता है सरकार के ऊपर में। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस होते हैं गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उससे सरकार को रेवेन्यू आता है। इंडियन रेलवेज बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है सरकार के रेवेन्यू में। ठीक है, फिर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ऑल एक्शंस आर अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, देयर कांट बी एनी मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। मतलब इसमें जो भी पैसा आता है वो ऊपर से सोच समझ के दिया जाता है। जो भी पैसा इसमें खर्च होगा वो जो इंडिया का बजट होता है उस बजट में से इस पैसे को निकाला जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि जो पैसा है वो कम दे दिया गया या फिर ज़्यादा दे दिया गया। इसी के साथ साथ जो पैसा होता है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज, मतलब ठीक तरीके से उसका इस्तेमाल होता है यहाँ पे। बल्कि जबकि सच तो यही है कि ऑल्दो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है बट उतना ज़्यादा होता नहीं है। ठीक है, डीमेरिट्स में ये भी आता है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स जो है वो हम सिर्फ इसी तरीके से कह रहे हैं कि जो पैसा है ऊपर से पूरा हिसाब किताब हो करके नीचे आ रहा है, लेकिन नीचे में वो पैसा कैसे खर्च हो रहा है इसका कोई ठीक से हिसाब किताब नहीं रहता है। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स ये सिर्फ लिखित में है, असली में इसका उतना कुछ यूज़ नहीं है। फिर अगर बात करें जो नेक्स्ट पॉइंट है वह डिक्रीज इन टैक्स बर्डन ऑन द पब्लिक। अब इसका मतलब क्या है, देखिए ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं ये अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ये हम समझ चुके हैं। तो क्योंकि सरकार को इन सब से रेवेन्यू मिल जाता है तो इसी वजह से सरकार जो अपना दूसरा जो उसका सोर्स है जो कि टैक्सेशन से पैसा सरकार को आता है तो वहाँ पे थोड़ा सा वो रिलीफ दे देती है। मतलब इंडियन रेलवे सरकार को अच्छा खासा पैसा दे रहा है तो सरकार का जो दूसरा सोर्स है पैसे का यानी कि टैक्सेशन, टैक्स के थ्रू जो सरकार को पैसा आता है उसके ऊपर में सरकार थोड़ा सा छूट दे देती है। ठीक है, फिर अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो दीज आर अकाउंटेबल टू पब्लिक थ्रू द पार्लियामेंट एज दीज आर एस्टैब्लिश्ड फॉर पब्लिक बेनिफिट। अब इसमें जो भी हो रहा है वो सभी पब्लिक के बेनिफिट के लिए ही होना चाहिए एंड पब्लिक के पास ये पूरा राइट है कि ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है इसमें जो भी काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसका पूरा हिसाब किताब वो अपने पास रख सकता है।
पब्लिक को पूरा हक होता है जानने का कि इसमें जो भी काम हो रहा है वो ठीक से हो भी रहा है या फिर नहीं। इसीलिए इसका एक एडवांटेज है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बनाने से जो जनता है उसके सामने में सब कुछ क्लियरली आता रहता है। ठीक है, फिर अगर बात करें डीमेरिट्स, तो इसका डीमेरिट क्या है? इसका यह है रिजिडिटी। दीज आर नॉट फ्लेक्सिबल ड्यू टू स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऑपरेशंस मस्ट बी फ्लेक्सिबल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। अब जो कि मैंने आपको कहा था कि ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इनको टोटल ऑटोनॉमी नहीं रहता है कि आपको जैसे मन हो रहा है आप वैसे काम कीजिए, ऐसा इसमें नहीं होता है। थोड़ा बहुत इसके ऊपर में जो सरकार का कंट्रोल है वो रहता ही है। तो इसकी वजह से कभी कभी इन सब में जो बिजनेस है वो उतना फ्लेक्सिबिलिटी से नहीं हो पाता है। मेरा मतलब ये है कि जो बिजनेस हो रहा है रियल लाइफ में उसमें कभी कभी चाहिए होती है कि सरकार के परमिशन के बिना भी कुछ किया जाए, बट ये अलाउड होता नहीं है क्योंकि मैंने आपको कहा कि टोटल ऑटोनॉमी है नहीं। थोड़ा सा काम जरूर हो सकता है लेकिन मेन काम के लिए जो सरकार है, जो मेन गवर्नमेंट है, उसका परमिशन लेना ही होगा। तो इसी वजह से ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये रिजिड हो जाते हैं, जैसा है वैसा ही रहेगा, ये उस टाइप का हो जाता है। फिर अगर बात करें रेड टेपिज्म के बारे में, so there is a lot of red tapeism and excessive and slow paperwork leads to heaps of files moving at slow speed and no work is done on time। कागज के बंडल के ऊपर में बंडल, बंडल के ऊपर में बंडल, ऐसे बंडल यहाँ पे जमा हो जाते हैं। इसमें रेड टेपिज्म मतलब स्लो तरीके से वर्क करना, जो हम लोग कहते हैं ना बुखार लग जाना, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में बुखार भी बहुत जल्दी लग जाता है। ठीक है, एंड ये रेलवेज में भी बहुत देखा जाता है। हालांकि अब रेलवेज जो है वो बहुत सिक्योर हो गई है, अभी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे आपको बहुत कुछ करवाना पड़ता है। ठीक है, कोई भी काम करवाने के लिए आपको यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ रेलवेज में भी करना होता है। तो ये रेड टेपिज्म जो स्लो वर्क है वो बहुत उसका एक डिसएडवांटेज होता है। फिर अगर बात करें डिले इन डिसीजन मेकिंग, जो कि मैंने आपको कहा था कि अभी जो मेट्रो बनी है वो बेसिकली क्या है कि इन वेस्ट बंगाल में कोलकाता में ये बीच में गंगा नदी है। ठीक है, इस तरफ हावड़ा है एंड इस तरफ है कोलकाता। ठीक है, मतलब सियालदा बोल सकते हैं। तो इसका रूल क्या था कि हमें यहाँ से यहाँ तक मेट्रो को लाना है, गंगा के इस पार से गंगा के इस पार तक मेट्रो को आना होगा। क्योंकि अगर मैं सही में कहूँ तो हावड़ा से सियालदा जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है एंड वो है हावड़ा ब्रिज के थ्रू बाय बस आपको जाना होगा, ना ही कोई वहाँ पे मतलब कोई लोकल ट्रेन वहाँ पे नहीं जाती। हावड़ा से सियालदा के लिए कोई लोकल ट्रेन नहीं है। तो इसीलिए ये एक मेट्रो का यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया गया था कि सियालदा से लेके हावड़ा तक डायरेक्ट मेट्रो बना दी जाएगी। लेकिन इसका जो उद्घाटन है, इसका जो बेसिकली जो अनाउंसमेंट है वो आज से 10-15 साल पहले हो गया था, लेकिन ये बनकर अब जाकर के रेडी हुई है। तो इतना जो इसमें लेट काम हो रहा है ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है पब्लिक के लिए। तो किस पब्लिक इसमें जो अपना टैक्स के रूप में पैसा दे रही है वो पैसा फंस जाता है। ठीक है, फिर अगर नेक्स्ट बात करें लॉट्स ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, क्योंकि ये बेसिकली किसी डिपार्टमेंट के अंदर में आती है एंड डिपार्टमेंट को पॉलिटिकल लीडर्स चलाते हैं, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहता है। कोई भी काम करवाने के लिए आपको पहले पॉलिटिकल जो चीज़ें होती है आपको वो यहाँ पे देखना होता है। एंड यही कारण है कि ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो मेट्रो का काम था वो उतना लेट हुआ, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से ही इसको इतना टाइम लग गया। फिर अगर बात करें इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड्स, दीज अंडरटेकिंग्स डू नॉट प्रोवाइड एडुकेट सर्विस टू द कंज्यूमर्स डायरेक्टली बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ कंपटीशन एंड प्रॉफिट मोटिव। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो इंडियन रेलवेज के अलावा और कोई भी यहाँ पे है नहीं जो कि रेलवेज का काम करता हो। इंडियन रेलवेज का सोल मोनोपोली है। तो इंडियन रेलवेज पूरे तरीके से जानती है कि मेरे बाद और कोई भी ऐसा है नहीं जो कि इसका
काम करता है। मतलब ट्रेन चलाने का जो काम है वो सिर्फ इंडियन रेलवेज ही करती है। तो क्योंकि यहाँ पे मोनोपोली है इंडियन रेलवेज का, तो काफ़ी चांसेस यहाँ पे हो जाते हैं कि इंडियन रेलवेज को जैसा मन होता है वो उस तरीके से अपना जो ये है वो दे सकती है। मतलब वो अपने मन के मुताबिक से बिजनेस करने लग जाती है, जैसा तैसा दाम वो वहाँ पे लगा सकती है। तो ये एक इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड्स, दिस इज़ अ वेरी बिग डिसएडवांटेज कि क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन नहीं है। जो भी डिपार्टमेंट के अंदर में कंपनीज हैं वो ये बात जानती हैं कि हमारे अलावा ये काम और किसी के पास होगा ही नहीं, तो वो लोग अपने मन मर्जी का, जैसा उन लोगों का मन होता है वैसे वो लोग काम करते हैं, ठीक है। एंड फिर अनएबल टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, समटाइम्स गुड अपॉर्चुनिटीज स्लिप अवे बिकॉज ऑफ द ओवर कॉशियस एंड कंजर्वेटिव एटीट्यूड ऑफ ऑफिशियल्स हु डू नॉट अलाउ दिस अंडरटेकिंग्स टू गो इन फॉर रिस्की बिजनेस वेंचर्स। अब बहुत कुछ यहाँ पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के अंदर में होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई विदेशी कंपनी है, ठीक है। अब कोई विदेशी कंपनी इंडिया में आके किसी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के अंदर में कुछ इनोवेटिव लाना चाहती है, लेकिन यहाँ का सरकार सोचता है कि अगर ये हो गया तो फिर हमारे देश में जो पैसा है उसका नुकसान होगा, जो ये टोटल तरीके से एक ब्लंडर होगा। तो इसकी वजह से वो लोग ये काम करने नहीं देते हैं। तो इसका जो खामियाजा है वो जनता को ही भुगतना पड़ता है। अगर इंडियन रेलवेज के ऊपर में कोई विदेशी कंपनी कुछ करना चाहती थी जो कि उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता था, बट वो यहाँ पे अलाउड हुआ नहीं, तो जो अपॉर्चुनिटी मिल सकता था कि उसके हिसाब से अगर काम होता तो जल्दी एडवांटेजियस कुछ भी काम हो सकता था, वो यहाँ पे होता नहीं है। एंड इसी की वजह से ये डिसएडवांटेज हो जाता है, क्योंकि जो सरकारी लोग हैं उनको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे जो इनोवेशन है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दे आर लीस्ट कंसर्न अबाउट इनोवेशन, दे आर लीस्ट कंसर्न अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। उन लोगों को बस एक ही चीज़ से मतलब है कि भाई हमें अपना सैलरी मिल रहा है, साथ ही में ऊपर से भी पैसा आ रहा है, अंडर द टेबल भी पैसा यहाँ पे मिल जा रहा है, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो ये लोग जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अच्छा हो सकता था बट उसे यहाँ पे लिया नहीं जाता है, तो इसी वजह से ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं वो डिसएडवांटेजियस भी हो जाता है, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। मैंने आज कोशिश किया था कि मैं जो नेक्स्ट वाला है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस उसे मैं कवर अप कर लूँ, बट मैंने यहाँ पे ये रियलाइज़ किया है कि इसके जो पॉइंट्स हैं एंड स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस के जो पॉइंट हैं वो कुछ ना कुछ मिलते जुलते ही हैं। तो इसी वजह से इसके ऊपर में मैं अगर आज ही इसे समझा देता हूँ तो ये आपको शायद समझ में ना आए, आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस एंड जो यहाँ पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं वो एक ही है या फिर वो अलग अलग हैं। इसीलिए आज सिर्फ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स तक ही रहने दीजिए। कल मैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनी ये दोनों को साथ ही में कवर अप करवा दूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू।